बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमेशा की तरह मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा काम है, आज हम थर्ड FLP को डिस्कस करेंगे, डैट इज़ फुल लेंथ टेस्ट 3। तो ये मेन आज का टास्क है। पहले खुद सॉल्व कीजिएगा, देन डिस्कशन सुनिएगा, आप ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। जब तक आप टेस्ट खुद से सॉल्व नहीं करते, इट मीन्स आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो चल रहा है। पहले सॉल्व करें, 2 गलत हो जाए, 3 गलत हो जाए, 5 गलत हो जाए, 10 गलत हो जाए, ये बात की बात है। पहला काम ये है, पहली अटेम्प्ट आपने खुद करनी है, MCQ खुद सॉल्व करना है, देन डिस्कशन सुननी है। फर्स्ट MCQ का राइट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन। वो क्या कह रहा है फर्स्ट MCQ में? 2 फोर्सेस हैं, 10 न्यूटन एंड 7 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द मिनिमम वैल्यू रिजल्टेंट की क्या होगी? देखिए आपको पता है 180 डिग्री के ऊपर मिनिमम वैल्यू होती है। जब आप एंगल थीटा 180 डिग्री रखते हैं तो रिजल्टेंट इक्वल आता है A माइनस बी के। ये मैं आपको करवा चुका हूं। 0 डिग्री पे रिजल्टेंट आता है A प्लस बी के इक्वल, 180 डिग्री पे रिजल्टेंट इक्वल आता है A माइनस बी के। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू आप क्या निकालोगे? एक फोर्स 10 न्यूटन है, एक 7 न्यूटन है, तो इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो 3 न्यूटन आंसर आएगा। दैट इज राइट ऑप्शन। सेकेंड MCQ का राइट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन। सेकेंड MCQ में वो क्या कह रहा है? वो कहता है व्हेन अ वाटर ड्रॉपलेट फॉल्स थ्रू एयर द नेट फोर्स ऑन इट इज गिवन बाय। जब एक वाटर ड्रॉपलेट फॉल करता है तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? देखिए नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है वेट माइनस ड्रैग फोर्स। ये नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला। आपको पता है कि जब भी आपने नेट फोर्स निकालनी होती है तो टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कि वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है और लगने वाली ड्रैग फोर्स अपवर्ड लग रही होती है। तो जब एक बारिश का कतरा नीचे की तरफ आता है या रेन ड्रॉपलेट आता है तो वेट डाउनवर्ड, ड्रैग फोर्स अपवर्ड। तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट माइनस ड्रैग फोर्स। तो राइट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन। थर्ड MCQ नंबर 3 का राइट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। वो कहता है इफ रेड लाइट इज यूज एज कंपेयर टू ब्लू लाइट देन फ्रिंज स्पेसिंग। बेटे आपको पता है फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। इसका मतलब डेल्टा वाई जो है ये लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रिंज स्पेसिंग ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रिंज स्पेसिंग भी कम होगी। तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो रेड की फ्रिंज स्पेसिंग भी ज्यादा होगी, ब्लू की वेवलेंथ कम होती है तो ब्लू की फ्रिंज स्पेसिंग कम होगी। तो सेकेंड MCQ का राइट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रिंज स्पेसिंग ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रिंज स्पेसिंग भी कम। MCQ नंबर 4 में वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज। बेटा इसका राइट ऑप्शन है चार्ली। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखें डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 टाइम्स डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ये पता है आपको? ये बुक की लाइन है कि ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो हाइड्रोजन की डेंसिटी से 16 गुना ज्यादा होती है, 16 टाइम्स ज्यादा होती है। तो स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड जो है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बेटे जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी स्पीड कम होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन की डेंसिटी 16 टाइम होती है हाइड्रोजन की डेंसिटी से। अगर ऑक्सीजन की डेंसिटी 16 टाइम ज्यादा होती है हाइड्रोजन की डेंसिटी से तो हाइड्रोजन की स्पीड 4 टाइम, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा। तो ये याद रखें कि स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्पीड ऑफ ऑक्सीजन। दैट इज राइट ऑप्शन। कि हाइड्रोजन की स्पीड जो है वो 4 टाइम ज्यादा होगी ऑक्सीजन की स्पीड से। नेक्स्ट MCQ देखें। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक। बेटे जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है दैट आर इंफ्रासोनिक। तो MCQ नंबर 5 का राइट ऑप्शन है बेटे आपके पास बीटा ऑप्शन, इंफ्रासोनिक। नेक्स्ट देखिए कार्नट इंजन का नेक्स्ट क्वेश्चन है। MCQ नंबर 6 का राइट ऑप्शन है बच्चों आपके पास चार्ली ऑप्शन। आपने इस पे ये फॉर्मूला लगाना है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो जस्ट आप वैल्यूज लगाएं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस आपके पास सोर्स टेम्परेचर जो है
वो 227 है। 227 में 273, देखिए एक टेम्परेचर आपके पास 227 और एक सिंक है आपके पास 87। तो 227 में जब आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे वो 500 आएगा। और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस केस में जो आपके पास T1 है, जब आप उसको केल्विन में लिखेंगे 500 केल्विन, T2 की आपके पास वैल्यू है बेटे 360 केल्विन। जस्ट इसमें वैल्यूज लगाएं, ये आपके पास आएगा 360 ओवर 500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये एफिशिएंसी का आपके पास आंसर 28% आ जाएगा। दैट इज राइट ऑप्शन 28%। नेक्स्ट देखें, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया रिक्वायर्स विच टाइप ऑफ स्पेक्टेकल्स। बेटे जिसको भी हाइपरमेट्रोपिया होती है वो हमेशा कन्वेक्स लेंस से सही होता है। कन्वेक्स लेंस उसकी रेमेडी है। तो जो एमसीक्यू नंबर 7 है, ये मैंने लेक्चर में भी बताया था, इसका राइट ऑप्शन इज बीटा। जैसे आप पढ़ते हैं नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, ठीक है, ये उन्हीं डिजीज में से है। नेक्स्ट उसने आपको एमसीक्यू नंबर 8 जो है बेटे, 8 का राइट ऑप्शन है बेटे आपके पास बीटा ऑप्शन। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है उसने आपको रेडियम की वैल्यू दी हुई है 226 और 88। वो कहता है ये आरएन में कन्वर्ट हो रहा है 222 और 86 प्लस आगे क्या निकलेगा बेटे आप खुद देखो। 226 में से 4 माइनस करें तो 222 आता है, 88 में से 2 माइनस करें तो 86 आता है। इसका मतलब जब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो एक अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है, उसका मास जो है वो 4 टाइम्स ज्यादा होता है और जो एटॉमिक नंबर है आपको पता है वो 2 उसमें से माइनस करते हैं। जब भी अल्फा डिके होती है एटॉमिक मास में से 4 माइनस करते हैं, एटॉमिक नंबर में से बेटे हमेशा 2 माइनस करते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 8 का राइट ऑप्शन आपके पास बीटा ऑप्शन हीलियम। नेक्स्ट देखें, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज अबाउट 1600। तो बेटे ये तो बहुत आसान एमसीक्यू है। वो कह रहा है 1600 हाफ लाइफ है, 9 एमसीक्यू। उसकी क्वांटिटी 100 ग्राम थी, 100 ग्राम से उसकी क्वांटिटी 25 ग्राम हो गई। 100 की आप पहली हाफ लाइफ करोगे तो उसकी क्वांटिटी 50 ग्राम रह जाएगी। दूसरी हाफ लाइफ आप करोगे 100 की तो 250 की, मतलब अगर आप नेक्स्ट हाफ लाइफ करते हैं तो 20 ग्राम। तो मुझे यहां से आइडिया हुआ कि 100 जो है वो 25 ग्राम तब बनेगा जब 2 हाफ लाइफ होंगी, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 होंगी। तो 1600 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 3200। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास होगा बेटे, आप 1600 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 1600 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 3200। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, इन के अल्फा फोटोन इज इमिटेड व्हेन द होल इन के शेल इज ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम। बेटे जो नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 10, इसका राइट ऑप्शन है बेटे आपके पास अल्फा ऑप्शन। आपको पता है कि जब भी ये अगर के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, अगर के में से इलेक्ट्रॉन निकलता है और एल शेल में से इसको फिल करने के लिए आता है तो के अल्फा बनता है। अगर और ऊपर से आता है फिल करने के लिए तो बेटे के बीटा बनता है। तो अगर के में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एल शेल में से आएगा उसको फिल करने के लिए तो के अल्फा बनेगा। तो हमेशा के अल्फा तब बनता है जब क्लोजेस्ट शेल में से, एल शेल में से इलेक्ट्रॉन उसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए आए। तो राइट ऑप्शन इज अल्फा। 11 द पॉपुलेशन वर्जन इज इन विच majority of electron is in excited state। 11 का राइट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन। बेटे पॉपुलेशन वर्जन होती तब है जब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में हो। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होते हैं आपको पता है, इसीलिए तो उसका नाम रखा हुआ है पॉपुलेशन वर्जन, क्योंकि ऑपरेशन करना आसान होता है। जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसके एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, मेटास्टेबल स्टेट भी एक्साइटेड है, जब उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं तो आप लेजर एक्शन करवाते हैं जिससे लेजर प्रोड्यूस होती है। तो लेजर का जो प्रिंसिपल है दैट इज स्टिमुलेटेड इमिशन। लेजर किसके बगैर नहीं हो सकती? पॉपुलेशन वर्जन के बगैर नहीं हो सकती। एमसीक्यू नंबर 12, एमसीक्यू नंबर 12 जो है ये ई कैट 2017 का एमसीक्यू है। ध्यान से समझिएगा इसको, इसमें आपने क्या कॉन्सेप्ट समझना है, ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है। 12 से ऑनवर्ड सारे पास पेपर के क्वेश्चन है। 12 का राइट ऑप्शन है बेटे बीटा। देखो प्रिसाइज मेजरमेंट जो है वो आपसे ये पूछ रहा है, इन एनी एक्सपेरिमेंट द लेंथ ऑफ एक स्टील रॉड की आपने लेंथ को मेजर किया, एक लीस्ट काउंट है 0.5 सेंटीमीटर और एक लीस्ट काउंट है 0.05 सेंटीमीटर। मैं यहां पे करके लिख रहा हूं,
एक लीस्ट काउंट, उसने लीस्ट काउंट कह लें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कह लें, एक ही बात है। एक लीस्ट काउंट है 0.5 सेंटीमीटर और दूसरा लीस्ट काउंट जो है वो 0.05 सेंटीमीटर है। ये दो लीस्ट काउंट उसने आपको दिए हुए। वो कहता है कि प्रिसाइज फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट द स्टूडेंट शुड यूज। बेटे प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए हमेशा छोटा लीस्ट काउंट यूज करते हैं। डेफिनेशन ही यही है कि प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस प्रिसिजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो वैल्यू उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी। तो राइट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन, 12 का बीटा ऑप्शन। तो प्रिसाइज मेजरमेंट जो है ये डिपेंड करती है बेटे लीस्ट काउंट के ऊपर। 13 एमसीक्यू, 13 एमसीक्यू का राइट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। 13 में वो क्या कह रहा है, कहता है बताएं कि कौन सा फार्मूला इसमें एक्सेलरेशन को बता रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कुड बी अ वैलिड एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी का कौन सा एक्सप्रेशन है बेटे, अल्फा लिखा है स्क्वायर रूट जी लैम्डा। अब देखिए इस तरह का जो एमसीक्यू होता है ये आप कभी भी जज नहीं कर सकते। तरीका सुन लें, आपने इस चेक कैसे करना होता है। आप सबको सॉल्व करें जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड आ गया, इसका मतलब वो वेलोसिटी होगा। अब देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये वेवलेंथ है, इसका यूनिट क्या होता है बेटे, मीटर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास होगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट कट गए तो आंसर क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ऐसे एमसीक्यू को आपने हमेशा ऐसे चेक करना होता है बेटे कि सबको सॉल्व करें जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड आ जाए वो वेलोसिटी होगी। एमसीक्यू नंबर 14 भी पास पेपर का क्वेश्चन है। एमसीक्यू नंबर 14 में वो क्या कह रहा है, ये भी 2017 का एमसीक्यू है। ये 2017 ई कैट के टेस्ट में आया हुआ है। एमसीक्यू नंबर 17 में देखें 14 में वो क्या कह रहा है, उसने आपको ये डायग्राम बना के दी हुई है और ये इस तरह से। अब इसमें की पॉइंट है, वो कहता है कि ये यूनिफॉर्म ब्रिक्स हैं, यूनिफॉर्म। बेटे अगर उसने ये वैल्यू आपको, ये वाली जो वैल्यू है ये उसने आपको लेंथ दी है l/2, अगर ये लेंथ l/2 है आपने ये वाली बतानी। बेटे अगर ऊपर वाली लेंथ l/2 है तो ये डेफिनेटली कितनी होगी, l/4। क्यों, क्योंकि मुझे कैसे पता चल रहा है, मुझे पता है l/4 प्लस l/4, मैं इसको ऐड करता हूं 4 एलसीएम आएगा तो l प्लस l ये आ जाएगा 2l/4, तो ये आंसर आएगा l/2। तो मुझे पता है कि ऊपर वाला l/2 यूनिफॉर्म है ना, एक तरतीब से आपने चलना है, ये l/4 ये l/2 फिर ऊपर l आ जाएगा, इस तरह से ये वैल्यूज आती है। तो राइट ऑप्शन, इस तरह के एमसीक्यूज को एक कॉमन सेंस से सॉल्व करना होता है। समझ लें ये जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने बहुत ज्यादा जो है ना वो टफ नहीं करना होता। सिंपल एमसीक्यू है कि अगर नीचे ऊपर जो है वो l/4 है तो डेफिनेटली नीचे l, ऊपर l/2 है नीचे l/4 है, उससे ऊपर वाली वैल्यू आपके पास l के इक्वल आएगी। एमसीक्यू नंबर 15 भी 2017 का एमसीक्यू है। 15 का राइट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन। पावर का फार्मूला लगाना है, P = W/T। जस्ट पावर का फार्मूला लगाएं, ये 6 किलो जूल आंसर आएगा इसका। तो ये 9th क्लास का एमसीक्यू मैं इसे कहूंगा, बहुत ही सिंपल मजाक वाला एमसीक्यू, बहुत आसान एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 16 देखिएगा, 16 में वो क्या कह रहा है, या 16 में आप बच्चों के पास क्या कॉन्सेप्ट है, या आपने 16 में क्या करना है देखिएगा जरा। एमसीक्यू नंबर 16 में वो कह रहा है कि एक बस है जो कि रेस्ट में है, एक बस है रेस्ट में है, उसके साथ आपने एक पेंडुलम लटकाया हुआ है ऐसे। सपोज कर लें ये कमरा एक बस है, आपने एक पेंडुलम इस तरह हैंग किया हुआ है, ये अर्थ लेवल है, पेंडुलम जो है वो जमीन से इतना ऊपर है, मतलब ऐसे लटका हुआ है, इतना ऊपर ऐसे निशान से ऊपर है। अब वो कहता है कि बस पहले रेस्ट में थी, अब बस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। की पॉइंट इज कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर पहले बस रेस्ट में थी या बाद में बस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हुआ, 0। ये की पॉइंट है इसका। तो अगर पहले बस जो है वो रेस्ट में थी, बाद में जो बस है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो पूछना आपसे ये चाह रहा है कि when bus is at rest, pendulum bob hanging from the ceiling inside the bus is just above a certain mark on the floor. When the bus moves in a straight line at a constant speed on the motor with the pendulum bob. बेटे पहले बस रेस्ट में थी तो जिस निशान के ऊपर पेंडुलम की बॉब थी, जब बस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो
तब भी वो उसी निशान के ऊपर होगी क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब देखें, कॉन्सेप्ट इसमें ये है, इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, एक्सेलरेशन इसका मतलब जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी कितनी होगी बेटे आपके पास, जीरो होगी। नेक्स्ट देखें एमसीक्यू नंबर 17। एमसीक्यू नंबर 17 में वो कह रहा है ट्यूनिंग फोर्क प्रोड्यूसेस 12 बीट्स पर सेकंड विद अनदर ट्यूनिंग फोर्क फॉर क्यू। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू इज 200 देन फ्रीक्वेंसी ऑफ पी इज। बेटे दो ही मेथड हैं एमसीक्यू नंबर 17 में। देखें, या तो तरीका ये है कि आप 200 में 12 को ऐड करें या 200 में से आप 12 को माइनस करें। या तो देखें ना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर ऐड करते हैं तो 212 आता है हर्ट्ज, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 188 आता है। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, दोनों आंसर पॉसिबल है। तो राइट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन, इसका डेल्टा इज राइट ऑप्शन। अगला देखें 18 एमसीक्यू। 18 में उसने आपको ग्राफ बना के दिया हुआ है फोर्स और टाइम का। तो बेटे आपको पता है एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, जो भी फोर्स और टाइम ग्राफ का एरिया होता है ये आपको देता है इम्पल्स। इम्पल्स कह लो या मोमेंटम कह लो, पता ना आपको पता है इम्पल्स का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है एरिया, डिवीजन का मतलब होता है बेटे स्लोप। जब भी आप एफ और टी ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो आपके पास बेटे इम्पल्स आए। तो 18 का राइट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन। 18 का बीटा इज राइट ऑप्शन। ये भी पास पेपर का है एमसीक्यू। उसके बाद 19 एमसीक्यू। 19 में देखें वो क्या कह रहा है, या 19 में आपने क्या काम करना है, देखिएगा ध्यान से। 19 में वो कह रहा है कि एक स्टील बॉल है, वो एच डिस्टेंस के ऊपर है। अ स्टील बॉल हेल्ड अ शॉर्ट डिस्टेंस एच अबव द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन अ डीप टैंक इज रिलीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इफेक्ट द टर्मिनल वेलोसिटी। तो बेटे सिंपल सी बात है, 19 का राइट ऑप्शन इज अल्फा। देखो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है आपके पास 2g r स्क्वायर रो ओवर 9 ईटा। आपको नजर आ रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट टू हाइट, तो आप ये लिखोगे कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट टू हाइट h। तो ये इसका राइट आंसर है। इसके फार्मूले में कहीं पे भी हाइट नहीं आ रहा। एक्चुअली आपने इसे परेशान नहीं होना। स्टेटमेंट मैंने जो देखा है लास्ट 11 ईयर से मैं एंट्री टेस्ट पर आ रहा हूं, मैंने यही देखा है कि स्टेटमेंट ई कैड में हमेशा वो लेंथी कर देता है। 2016 से लेके अब तक वो स्टेटमेंट लेंथी करता है, स्टेटमेंट बढ़ा देता है। तो स्टेटमेंट वो जितनी भी बढ़ा दे आपने उससे पजल नहीं होना बेटे, कॉन्सेप्ट एक ही पॉइंट का होगा बस। स्टेटमेंट बढ़ाने से आपने डरना नहीं है कि स्टेटमेंट ज्यादा होगी तो आप परेशान हो जाए, डर जाए, नथिंग। स्टेटमेंट जितनी मर्जी रखे आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट का पॉइंट एक ही होता है। अब 20 एमसीक्यू। 20 का राइट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन। देखिए आपको पता है I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर वेलोसिटी के। आप ऐसे भी लिख सकते हो I का मतलब एम आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। आप इसको फर्दर इस तरह से भी लिख सकते हो जैसे मैं अब लिखने लगा हूं। आप इस फॉर्म पे भी इसको लिख सकते हैं कि ये आपके पास होगा ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट चेक करें। वो कहता है कि उसने टू स्केटर्स ऑफ इक्वल masses फेसिंग ईच अदर एंड होल्ड हैंड्स विद आर्म्स आउटस्ट्रेच एज स्पिनिंग एट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस मिडवे बिटवीन देम इफ दे मूव डस्ट टुगेदर सो दैट हाफ देयर सेपरेशन, उनका जो डिस्टेंस है वो हाफ हो गया। तो आप क्या करोगे बेटे, यहां पे आएगा ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r बाय 2, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो r बाय 2 का मतलब ये आएगा ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बाय 4। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओमेगा डैश जो है बेटे ये 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। आप इसको सॉल्व किए बगैर भी बता सकते थे कि अगर यहां पे डिस्टेंस को हाफ करोगे तो ओमेगा कितने टाइम हो जाएगा, 4 टाइम्स। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो हाफ का 1/2 का स्क्वायर 4 टाइम्स, मतलब 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा। तो अगर सिंपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आप हाफ करते हैं वैल्यू डबल हो जाती है। अगर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो बेटे वैल्यू स्क्वायर का मतलब 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखें 21 एमसीक्यू। 21 में मेन चीज है, वो कहता है एक पर्सन जो है वो लिफ्ट में और लिफ्ट अपवर्ड जा रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। उसने वर्ड यूज किया कांस्टेंट वेलोसिटी। 21 में की पॉइंट इज कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखिएगा आप लोग जरा ध्यान से 21 में
वो कह रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। बेटे कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। तो अगर एक बंदा, एक शख्स एलिवेटर में अपवर्ड जा रहा है तो पहले उसका वेट W है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगा तो बाद में भी W रहेगा। मैं फार्मूले से समझाता हूं आपको। ये फार्मूला होता है T माइनस W इज इक्वल टू एम ए, T इज इक्वल टू W प्लस एम ए। अब ए की जगह 0 लगाओ तो बेटे T जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, W के इक्वल आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है कि उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एमसीक्यू में वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू 22, बेटे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। 22 का राइट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का आप जब भी ग्राफ बनाते हो तो इस तरह बनता है, इस रीजन में बनता है ऐसे, ये एक्सेलरेशन, ये डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अगर आप ऐसे ग्राफ बनाएंगे, इधर सारे पॉजिटिव इधर सारे नेगेटिव, अगर आप ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड और फोर्थ, क्यों? क्योंकि आपने इस वजह से सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को चूज किया क्योंकि बेटे एक पॉइंट प्लस है और एक माइनस, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है 24 में। 24 एमसीक्यू का क्या कॉन्सेप्ट है या आपने 24 में क्या करना है देखिएगा जरा। 24 में पहले तो 24 का सुन लें कि राइट ऑप्शन क्या है। 24 का राइट ऑप्शन इज चार्ली। वो कहता है 2 कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ L एंड 2L आर स्ट्रेच बाय अ फोर्स इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो कह रहा है कि वन पहले का A है, दूसरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर ऑफ लेंथ 2L इफ द एक्सटेंशन इज सेम। वो दोनों के बता रहा है कि दोनों की एक्सटेंशन सेम है। देखो यंग्स मॉडुलस का फार्मूला होता है F इंटू एल ओवर A इंटू डेल्टा एल। पहले तो ये देखो, ये यंग्स मॉडुलस का फार्मूला है। वो कह रहा है वाई सेम है क्योंकि सेम मटेरियल है, यंग्स मॉडुलस सेम हो गया। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास एक्सटेंशन भी सेम है तो इसका मतलब डेल्टा एल की वैल्यू भी सेम हो गई। इसका मतलब आपके पास सिंपली बच गया 1 इज इक्वल टू F इंटू एल ओवर A। अब रिलेशन बनाओ तो ऐसे बनेगा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू F1 ओवर F2 मल्टीप्लाई बाय L1 ओवर L2। ये रिलेशन आप बनाएंगे, ये रिलेशन बनेगा। अब जस्ट इसमें वैल्यूज लगा लें। देखिए ये आपके पास आएगा, पहला एरिया A है, दूसरा एरिया X है। पहली फोर्सेस भी दोनों की सेम है, एक की लेंथ L है और एक की लेंथ 2L है, फोर्सेस भी सेम है। ये इसे कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास x जो है ये इक्वल आ जाएगा 2a के। तो याद रखिए जनरल फार्मूला ये है। इस फार्मूला में अगर वो कहता है यंग्स मॉडुलस सेम है तो y सेम, फोर्सेस सेम है तो f सेम, सिर्फ वैल्यूज लगानी, आंसर निकालें। तो ये एमसीक्यू नंबर 24 था। 25 देखें, 25 एमसीक्यू में क्या कॉन्सेप्ट है या वो 25 में क्या कह रहा है। 25 एमसीक्यू में बेटे द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस इज सेम एज दैट ऑफ 1 kg हीलियम इफ। बेटे टेम्परेचर सेम होने का मतलब उसकी इंटरनल सेम है। इंटरनल सेम होने का मतलब उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी सेम है, वेलोसिटी सेम है। तो इसका ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। तो 25 का राइट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। 26 देखें, अ वायर लूप इज प्लेस्ड इन बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। वो आपको उसने पोल्स के दरमियान में कॉइल रखी हुई है। वो कहता है करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो बेटे इस पे राइट हैंड रूल लगाओ। राइट हैंड रूल का मतलब अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होता है। तो जब आप इस पे राइट हैंड रूल जस्ट लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा बीटा ऑप्शन। तो 26 जो है इसका राइट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन। बहुत सिंपल एमसीक्यू है। अब देखिए ना, इस तरह के जब डायग्राम बना के आते हैं एमसीक्यू तो बच्चे वहां पे डर जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। उनको लगता है पता नहीं कितना मुश्किल एमसीक्यू आ गया। तो सिंपली ऐसा जब भी एमसीक्यू है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगा लो, लेकिन ज्यादा आसान तरीका होता है राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो आप जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन का बताता है। अगर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाओगे, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन। अगर आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि नॉर्थ से साउथ, ये करंट की डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन। ये लगा लो या ऐसे राइट हैंड रूल लगा लो, इट्स अप टू योर चॉइस। आंसर इसका बीटा है। तो 27 देखें, 27 में क्या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। 27 का राइट ऑप्शन इज बीटा। वो आपको क्या कह रहा है इसमें, वो कह रहा है 3 हाफ लाइफ।
3 हाफ लाइफ में आपने अनडिकेड की वैल्यू, हाउ मेनी ऑफ दिस न्यूक्लियाई हैव डिकेड, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ वो कह रहा है 3 है। डिकेड के लिए फार्मूला होता है 1 - 1/2 रेज़ टू पावर n, ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है नोट्स में कि डिकेड का फार्मूला होगा 1 - 1/2 रेज़ टू पावर n। वैल्यूज लगाएं आप, ये आपके पास आ जाएगा 1 - 1/8, तो एलसीएम ले लो 8 - 1/8, तो ये आंसर आ जाएगा 7/8। तो ये इसका राइट ऑप्शन है बेटे 7/8। बीटा ऑप्शन 27 का बीटा। 28 देखें, 28 में वो क्या कह रहा है या 28 का क्या कॉन्सेप्ट है देखिएगा जरा। 28 में देखिए आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, V0E। सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी जो है बेटे ये पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कॉन्सेप्ट है। पहले पोटेंशियल 2000 था, फिर 8000 कर दिया, पोटेंशियल आप 4 टाइम बढ़ा रहे हैं। अगर पोटेंशियल को 4 टाइम बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम्स। पहला तो ये कॉन्सेप्ट है कि आपने पोटेंशियल को 4 टाइम इंक्रीज किया, क्योंकि देखो ना 2000 से आप पोटेंशियल कर रहे हो 8000, तो आप 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हो। पोटेंशियल को 4 गुना बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी भी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि पोटेंशियल को 4 टाइम बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है। दूसरी बात ये कि देखिए काइनेटिक एनर्जी आपको पता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। अब वो सिंपली आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। तो काइनेटिक एनर्जी अगर 4 टाइम इंक्रीज हुई है, 4 का स्क्वायर रूट आपके पास जो है बेटे वो 2 आएगा, तो वेलोसिटी 2 टाइम्स। ये बहुत अच्छा एमसीक्यू है, ये 2017 ई कैट का एमसीक्यू जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो पोटेंशियल को 4 टाइम बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो वेलोसिटी है वो 2 टाइम इंक्रीज होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या कह रहा है, कहता है उसने 3 बल्ब लगाए हुए हैं, तीनों पैरेलल में हैं। एमसीक्यू नंबर 29, 3 बल्ब उसने लगाए हैं और तीनों पैरेलल में हैं, वो कहता है बताएं क्या होगा। बेटे जब बल्ब पैरेलल में होते हैं, ये 29 एमसीक्यू है हमारा, जब भी बल्ब पैरेलल में होते हैं, पैरेलल में हमेशा ब्राइटनेस सेम रहती है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जब भी आप पैरेलल में लगाते हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इस वजह से ब्राइटनेस सेम रहती है। तो एमसीक्यू नंबर 29 जो है बेटे, इसमें ब्राइटनेस सेम रहेगी। उसकी वजह यह है कि ब्राइटनेस जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वोल्टेज सेम है, तो इसका मतलब यह है कि ब्राइटनेस की वैल्यू भी क्या रहेगी बेटे, सेम। तो 3 बल्ब आपने पैरेलल लगाए हैं, इसकी ब्राइटनेस सेम है, तो इसका मतलब पैरेलल में लगे हैं तो ब्राइटनेस सेम होगी। अच्छा, एम मीटर की रीडिंग में क्या फर्क होगा, एम मीटर की रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी, I इज इक्वल टू V/R। अब V तो इसमें कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है और करंट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि इस केस में जो ब्राइटनेस है वो सेम रहेगी, जो करंट है उसकी रीडिंग डिक्रीज होगी, कम होगी। तो राइट ऑप्शन इज बीटा, कि एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस, बल्ब ब्राइटनेस रिमेन्स अनचेंज्ड। ब्राइटनेस सेम है और एमीटर की रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी। बेटे लास्ट में जो टेबल 30 का राइट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन। 30 में वो आपको राइट ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, 30 का इज डेल्टा ऑप्शन। देखिएगा जरा, एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट क्या होता है बेटे, इसका फॉर्मूला होता है ए इन्वर्टर बी प्लस ए बी इन्वर्टर। ये एक्सक्लूसिव और गेट है, ये एक्सक्लूसिव और गेट की क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू ए इन्वर्टर बी प्लस ए बी इन्वर्टर, ये एक्सक्लूसिव और गेट की क्वेश्चन है। तो बेटे आप सब इसका टेबल भी बना सकते हैं। वैसे इसमें शॉर्टकट ये है कि देखो दोनों इनपुट 1 है, जब दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट भी वही आ रही है। ये इसका शॉर्टकट है, ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कि एक्सक्लूसिव और इतना अगर आपके पास वहां पे टाइम नहीं है कि आप उसका टेबल बनाएं, तो आप ये शॉर्टकट याद रख लें कि शुरू में देखो दोनों इनपुट 0 है, आउटपुट भी 0 है। एंड पे देखो दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट भी आपके पास 0 है। ये इसमें मेन चीज है कि दोनों इनपुट 0 होती हैं तो आउटपुट तब भी 0 आती है, दोनों इनपुट 1 होती हैं तब भी आउटपुट आपके पास 0 आती है। तो 0 आउटपुट है जब दोनों इनपुट्स 0 हो या दोनों इनपुट्स 1 हो। ये इसका लॉजिकल पॉइंट है कि अगर दोनों इनपुट्स 0 हैं तब भी आउटपुट 0 है, अगर दोनों इनपुट 1 है तब भी आउटपुट आपके पास बेटे 0 आ रही है। इस केस में दैट इज एक्सक्लूसिव और गेट। तो एमसीक्यू नंबर 30 का राइट इज डेल्टा। दोबारा इसका शॉर्टकट सुन लें,
अगर दोनों इनपुट जीरो हैं तब भी आउटपुट जीरो आती है, दोनों इनपुट 1 है तब भी आउटपुट जीरो आती है, दैट इज एक्सक्लूसिव ऑर गेट। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए आपने इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, शॉर्टकट याद रखने हैं। ये था बेटा FLT3 जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बेटे फाइनली सारे FLP डिस्कस हो गए, FLP 1 2 3 तीनों हमने डिस्कस कर लिए। मेरा ऑफिशियल नंबर आपको यूनिक ने प्रोवाइड किया हुआ है, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप ऑफिशियल नंबर पे मुझे उस टाइमिंग में जो आपको दी है इंस्टीट्यूट ने, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और जो भी आपके माइंड में कंफ्यूजन है या कोई ऐसा पॉइंट जो आप समझते हैं कि वो आपको क्लियर नहीं है, वो आपको डिस्कस करना चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए FLPs तो डिस्कस हो गए, FLPs तो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए, एक एक पॉइंट डिस्कस कर लिया, बट मेन फैक्टर इज डैट बेटे ये आपकी लाइफ है, आपने डिसाइड करना है। थोड़ी मेहनत कर जाए आपका ई-कैट में एडमिशन आसानी से हो जाएगा, आप इजीली यूईटी में इलेक्ट्रिकल में सिलेक्ट, अल्लाह ताला करे आप जिसमें चाहते हैं आप वहां पे सिलेक्ट हों, आप इलेक्ट्रिकल में चाहते हैं आप इलेक्ट्रिकल में सिलेक्ट हों, आप मैकेनिकल में चाहते हैं आप मैकेनिकल में हों। लेकिन चूंकि आप बच्चों को पता है सेकेंड ईयर के पेपर नहीं हुए, इस वजह से अब सारा लोड जो है बेटे ये पड़ गया है एंट्री टेस्ट के ऊपर। आप जितना अच्छा एंट्री टेस्ट आप करेंगे उतने आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, क्योंकि अब बच्चों के तो बहुत से ऐसे बच्चे उनके मार्क्स एवरेज हैं, बहुत से ऐसे बच्चे उनके फर्स्ट ईयर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, उनके सेकेंड ईयर में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेंगे 3% ज़्यादा करके, वो तो सबके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन मेन चीज़ ये है बेटा कि आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि आपका इसमें जो डिसीजन होगा वो बेसिकली एंट्री टेस्ट पे होगा। अब यहाँ इस स्टेज के ऊपर 900 मार्क्स वाले, 950 वाले, 1000 वाले सेम है। नो डाउट ई-कैट में यूईटी में कम पोर्शन एंट्री टेस्ट का 25% 30% कंसीडर होता है। मेन चीज़ ये है बेटे फिर भी इतनी परसेंटेज जब आप ऐड करते हैं वो एक रैपिड जंप लगता है। एमडी कैट में तो ठीक है ना 50% है, चलो यहाँ पे हाफ तो है ना उसके मुताबिक, तो आपको एक जंप लगता है। तो मैं ये कहूँगा कि एंट्री टेस्ट के मार्क्स बहुत मैटर करेंगे। अब डिसीजन आपका ना फर्स्ट ईयर पे होना है ना सेकेंड ईयर पे होना है, अब आपका डिसीजन बेटे इस आपके एंट्री टेस्ट पे होना है। जितने शॉर्टकट मैं आपसे शेयर कर सकता था, जो जो टेक्निक्स में शेयर कर सकता था, मैंने A to Z एक एक पॉइंट FLT का एक एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया। तो बेटे दुरूद शरीफ पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के, अल्लाह ताला का नाम लेके टेस्ट दीजिएगा। और मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, हमेशा खुश रहिएगा, दबंग रहिएगा, फिट रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।